बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो है पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के अलावा दीगर सरकारी इदारों को की निजकारी के हवाले से अज़म का इजहार किया है। उन्होंने आज इस सिलसिले में एक अहम मीटिंग को चेयर किया जिसमें निजकारी के हवाले से 5 साला रोड मैप शेयर किया गया। ताहम इस बात पे एग्री किया गया कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको अवलीन तरजीह दी जाएगी निजकारी के अमल में। विफाकी काबीना का भी आज अहम इजलास हुआ जिसकी सदारत वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने की और उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में पिछले चंद दिनों में जो एहतजाज हुआ और मुजाहरे हुए उस पर जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार किया। साथ में उन्होंने कहा कि तवील मुशावरत के बाद जो आज़ाद कश्मीर के अवाम के मुतालबात थे उनको फौरी मंजूर करते हुए 23 अरब रुपए रिलीज़ किए गए और चंद दिनों में मुजफ्फराबाद का भी विजिट करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे वाक़यात सबक आमोज होते हैं। कौमी असम्बली का अगर हम रुख करें तो कल हमने देखा कि कौमी असम्बली में सियासी माहौल में गर्मा गर्मी पाई गई, लेकिन आज इसके बरक्स माहौल मुफाहमाना रहा और यही नुक्ता हिज़्ब इख्तलाफ हो या हिज़्ब इक़्तिदार के अरकान उनके सामने रखा गया। चूँकि सदारती खिताब के तनाज़ुर में डिस्कशन हो रही है, डिबेट हो रही है कौमी असम्बली में, और सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब ने कहा था कि जो मुल्क के मुतफ़र्रिक़ मसाइल हैं इसमें तमाम सियासी जमातों को एक कदम पीछे हटना होगा और इनके हल में अपना हिस्सा डालना होगा। इस हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें एक पॉलिटिकल पैनल है जो का तारुफ आपसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन के डॉक्टर शजरा मनसब खरल साहब बने, मेंबर कौमी असम्बली हैं, मुश्तबा नवाज से आपका ताल्लुक है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब प्रोग्राम सच के लिए वक्त देने का। हमें ज्वाइन किया रजा हारून साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है, स्काइप वीडियो लिंक पर कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया रजा हारून साहब कि आपने प्रोग्राम सच में वक्त निकाला। डॉक्टर शजरा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। निजकारी करनी है, IMF का मिशन आया हुआ है और उनका भी कहना है कि पाकिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं मईशत के हवाले से वो इंशाल्लाह नतीजा खेज साबित होंगे, लेकिन जो मुआशी इस्तेकाम है वो जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेकाम से। इसे अचीव करना है, क्या कहेंगे इस हवाले से? कोई कंसेंसस विद इन द पार्लियामेंट आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है? कल की गर्मा गर्मी तो हमारे सामने है क्योंकि आप मेंबर कौमी असम्बली हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं समझती हूँ कि जहाँ तक सियासी इस्तेहकाम का ताल्लुक़ है, एक जमात ऐसी ज़रूर है जो कि कभी भी सियासी इस्तेहकाम पाकिस्तान में नहीं आने देती, और जिस तरह आपने कहा कि सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। जिस तरह जब IMF यहाँ पे आया और IMF को ख़त लिखे गए, IMF के धरने दिए गए IMF के सामने, और उसके पीछे क्या था कि IMF पाकिस्तान के साथ डील ना करे और इस डील को आखिर तक ना पहुँचाया जाए। जब इनकी अपनी गवर्नमेंट थी, साबका चेयरमैन PTI ने IMF का बनता हुआ डील जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की, और आखिरी जब उनको पता चल गया कि वो जा रहे हैं तो IMF की डील को ब्रेक करके चले गए, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ। अभी भी हम ये चाहते हैं और समझते हैं कि सियासी इस्तेहकाम आएगा तो ही पाकिस्तान में साथ उसके मुआशी इस्तेहकाम उसके लिए क्या अमली इक़दामात आप सजेस्ट उसके करेंगे? लिए जो हमारी जमात है, जो गवर्नमेंट है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो फेडरल में हो, हम अमली इक़दामात कर रहे हैं। जो आपने निजकारी का जिक्र किया, निजकारी अब पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहमियत की हामिल हो चुकी है। पिछले कई साल से, कई दहाइयों से आप देखें कि जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं वो उस तरह से नहीं वर्क कर पा रही। बार बार इन चीज़ों को के ख़िलाफ़ पार्टीज़ ने कहा, इसको हमने आगे करने की कोशिश करते रहे। इसके ख़िलाफ़ ही PTI की गवर्नमेंट में भी लोग थे जो नहीं चाहते थे। मैं ख़ुद उस गवर्नमेंट में थी 2015 से 2013 से 18 वाली, जबकि ये कोशिश की जा रही थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्टील मिल को कर दिया जाए, तो PTI के लोग उसकी मुखालफत पीपल्स पार्टी भी उसकी हामी नहीं है। PTI पीपल्स पार्टी भी उसकी अभी भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि वो बात करेंगे बिल्कुल या ये स्टील मिल की निजकारी के हवाले से। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन बात यह है कि जो हम करते जो अब पता चल गया कि एक चीज़ नहीं वर्क कर रही, एक मिस्टेक हम बनाते जा रहे हैं, और हर दफ़ा हम ये अगर सोचें कि यही मिस्टेक हम बनाएंगे लेकिन उसका रिज़ल्ट कोई डिफरेंट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। अब हमें कोई और रास्ता देखना पड़ेगा, और मेरे ख्याल में कि प्राइवेटाइजेशन ही वो रास्ता है। और उसके लिए आप समझती हैं कि बाई पार्टीजन सपोर्ट भी बड़ी ज़रूरी है। मैं रजा हारून साहब को भी इस मौके में शामिल करूँगा। रजा भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सच के लिए वक्त निकालने का। क्या कहेंगे, निजकारी भी एक ऐसा इशू है जो पोलिटिसाइज हो जाता है अनफॉर्चुनेटली, चूँकि अब बात हो रही है IMF मिशन की, मुआहदे की, बजट कभी जो है वो नेक्स्ट मंथ सामने आ रहा है
और कहा जा रहा है कि ये जो सरकारी खसारे वाले इदारे हैं इनकी निचकारी ना की गई तो जो बोझ ऑलरेडी पाकिस्तान के खजाने पे है वो बढ़ता जाएगा और जो अहदाफ IMF की जानिब से मुकर्रर किए जा रहे हैं वो भी बड़े मुश्किल हैं। ऐसे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द की। आपका एक तवील सियासी सफर है, क्या कहेंगे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए? जैसे प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा सबको एक कदम पीछे हटना होगा, हुकूमती और हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें पीछे हटेंगी इसके लिए? देखिए नार भाई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी थ्योरी का नाम नहीं है जी। ना। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किसी दवाई का नाम नहीं है कि आप बाजार से खरीदें और खिला दें और वो आप उसका इलाज है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज एन एफर्ट। यस। उसके लिए एफर्ट करनी पड़ती है, और जब आप पॉलिटिकल की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज को इस बात को इंश्योर कराना होता है कि उनकी मैसेजिंग में, उनके बयानात में, उनके अमल में एक ऐसा संजीदा रवैया नजर आए कि जिसमें बेशक उनके सियासी इख्तलाफात रहें, लेकिन जहाँ रियासती मामलात हों, मुल्की मामलात हों, माशी मामलात हों, इकोनॉमी को लेकर हो, वहाँ वो सब लोग जो है वो यकजा नजर आए। ये होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। अनफॉर्चुनेटली प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने जब जॉइंट सेशन से खिताब किया जी। तो उन्होंने इस बात का कहा कि हमें इस बात का इदराक है कि पोलराइजेशन बहुत बढ़ चुकी है, और उस पोलराइजेशन की वजह से हमारी जुबानों में तल्ख लहजे आ गए, तल्खियां पैदा हो गई। अब जब हम मुखातिब होते हैं, खिताब करते हैं, तो हमारा भाई आपने देखा कि बड़ी सख्त, अभी असेंबली में कल आप देखें जी कि किस तरीके से ये मनाजिर जो है ना, जो पार्लियामेंट के अंदर हो रहे हैं, ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं कहला सकती। फिर आपको ये चीजें नीचे ट्रिकल डाउन होती हैं, कारकुनान में आती हैं, अवाम में जाती हैं, तो वो जो आपकी जो कोर रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो उसका फिर पहला सीढ़ी आप नहीं चढ़ पाते। जब आप देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला जो है वो खड़े होकर स्टेटमेंट देता है, और इलेक्टेड वजीर आला है, वो कहता है कि जी मैं इस्लामाबाद पर आकर कब्जा कर लूंगा, मैं छुड़ा कर ले जाऊंगा, मैं गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लूंगा, तो दिस गिव्स एन इंप्रेशन, बिकॉज वो इलेक्टेड सीएम है, यहाँ इलेक्टेड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं और वहाँ अपॉइंटेड गवर्नर बैठे हुए हैं, तो स्टेट की इमारतें हैं ना सारी है। स्टेट तो एक स्टेट विद इन अ स्टेट का रजा भाई, टू कॉन्सेप्ट प्लेस अ डेविल्स है। एडवोकेट, जो गवर्नर हैं नए, उनकी जानिब से भी मतलब है कि जवाब अल जवाब का सिलसिला तो चल रहा है ना, फैसल करीम कुंडी साहब की जानिब से भी। जाहिर है, मतलब जब आप स्टेट विद इन स्टेट एक्ट करेंगे और इस तरह की जब आप बराह रास्त धमकियां लगाएंगे, तो जो स्टेट के नुमाइंदे हैं जिनके घरों पर आप चढ़ाई करने जा रहे हैं, वो तो रियासत के नुमाइंदे हैं ना, वो रियासत का जवाब आपको देंगे। रियासत कमजोर नहीं होती है। फैसल करीम कुंडी साहब का जो जवाब है वो बहैसियत रियासत है, एक ऐसे फर्द को जो रियासत के अंदर रियासत का तस्वुर दे रहा है। तो जब ये चीजें होती है तो फिर अनवर भाई कौन सी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी? हमें बड़ा संजीदा होना पड़ेगा, और मुज़ाकराती वाहिद हल होता है जुबानों की तुरशी जो है उसको खत्म करना पड़ेगा, और कम से कम मिनिमम पॉइंट एजेंडा, जैसा आप भी फरमा रहे हैं कि आईएमएफ देखें ना, आईएमएफ का दुश्मन नहीं होता ना। जी बिल्कुल। आईएमएफ आपको वही मशवरे देता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, इकोनॉमिक प्रोसेस, जो आपको ऑलरेडी हमारी बीमारियां हमें पता है ना। जब हमें हमारी बीमारियां पता है, और से हमें पता है कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है, जब ये हमारी बहन भी फरमा रही थी, पार्लियामेंट में भी डिस्कस हुआ, एक आपने प्राइवेटाइजेशन के नाम से मिनिस्ट्री बना रखी है, डिपार्टमेंट बना रखा है। जी जी बिल्कुल। तो हमें चाहिए कि हम उसमें भी एक कंसेंसस डेवलप करके इस मसले को सिवाय डिस्कशन से आगे बढ़ के अमली तौर पे अब हमें एक एक करके अपनी इन इदारों लेकिन को रजा भाई, आगे कतक नहीं माजद, पीपल्स पार्टी का एक मौकफ है ना, वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यौम मई 1 मई को भी उनका बयान आया था कि स्टील मिल की रिजकारी के हवाले से या PIA के हवाले से वो बात करेंगे, और उन्होंने इस हवाले से एक कमेटी भी तश्कील दी है। आप समझते हैं कि अब वो कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेट इंटरप्राइजेस का सरकारी तहवील में रखने का वो आउटडेट हो गया है? कहते हैं ना, गवर्नमेंट हैज नथिंग टू डू इन बिजनेस, in running the government offices, state owned enterprises. हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ये दुनिया भर में अब ये मतरूक हो चुका है कि हुकूमतें जो कारोबार कर रही हो। अब जहाँ तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक है, जाहिर है कि पीपल्स पार्टी जो मजदूरों की नुमाइंदा भी है, यकीनन ऐसे प्रपोजल्स होंगे जिससे उन मजदूरों का या उन मुलाजिमीन का जो इन स्टेट और एंटरप्राइज से वाबस्ता है, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी हो, और शायद ये कुछ ऐसे मशावरत हो, ऐसे मशवरे हों कि कुछ स्टेट और एंटरप्राइज को जो है बजाय इसके पूरा का पूरा सेल किया जाए, शेयर्स को सेल कर दिया जाए, कुछ शेयर की पोर्शन जो है हुकूमत अपने पास रखे और कुछ शेयर्स को सेल कर दे। आई डोंट नो उनके पास क्या तजावीज़ हैं, लेकिन अगर कुछ हैं और उससे हमारे ये खसारे में कमी आ सकती है और मजदूरों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी हो सकता है,
उसके डिस्कशन में, कंसल्टेशन में तो कोई हर्ज नहीं, कंसल्टेशन तो होनी चाहिए। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसे पोलराइजेशन की भी इन्होंने बात की, जो इलेक्शंस हुए उसमें भी काफ़ी हॉटली कॉन्टेस्टेड थे। आपका हल्का जो है वो ब्रिगेडियर एजाज शाह, और आप लोगों ने पहले भी मद्दे मुकाबिल थे, आपके वालिद साहब भी एमएनए रहे हैं, दोबारा आप जनरल सीट जीत कर आई हैं। बराबर के हल्के में हाफजाबाद में पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जीत मिली है। अब ये जो इंतखाबी सियासत में एक सियासी ज़रा दर्जा ज़्यादा होता है, जब हुकूमतें बनती हैं तो उनको नीचे भी लाना चाहिए ताकि उमूर हुकूमत आगे बढ़ सकें। उसके लिए हुकूमत के पास बहुत गिविंग के लिए होता है, हुकूमत वक्त के पास। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, वो प्रेसिडेंट जरदारी साहब कह रहे हैं चार्टर ऑफ रिकन्सिलिएशन कर लें। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर साहब भी कह रहे थे कि हम मुल्क की खातिर आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो कुछ उनकी शराइत है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई का कोई नुमाइंदा नहीं है सुन्नी इत्तेहाद का हमारी डिस्कशन में, तो आई एम प्लेइंग देयर रोल इन अ वे कि उनकी जानिब से कहा जाता है कि जी आप ऐसे स्टेप्स लें, जैसे बानी चेयरमैन पीटीआई, वो कहते हैं उनको बाहर निकाला जाए, इसके अलावा उनको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की इजाज़त दी जाए। तो इस पर क्या आपकी राय है, होनी चाहिए ऐसी? मैं समझती हूँ कि 2018 से लेके इनका जो पहला इलेक्शन था 2018 वाला, वो सब जमातों ने कहा रिग्ड इलेक्शन है, लेकिन उसके बावजूद पार्लियामेंट में आए और तमाम दूसरी जमातें जो उस वक्त अपोजिशन में थी, पीएमएलएन हो या पीपल्स पार्टी हो, उन्होंने ये ऑफ़र दी उस वक्त के वज़ीर आज़म को कि हम एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी ऑलरेडी साइन हो चुका है, अब हम इकट्ठे मिलकर चलना चाहते हैं, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे अमल करना चाहते हैं जी। तो उस वक्त के साबका चेयरमैन जो पीटीआई के थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैंने आपके साथ नहीं बैठना। मुल्क बहुत सारे बहरानों में से गुजरा, लेकिन उन्होंने किसी भी सियासी जमात के साथ बैठने को तरजीह नहीं दी, बल्कि इनकार कर दिया। और उन्होंने कहा कि मैं तो वन पेज पे हूँ, हमें वन पेज के सिवा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं, मैं तो लाडला हूँ, मुझे किसी सियासी जमात की ज़रूरत नहीं। इस हद तक कि जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो आपको याद होगा, और तमाम अवाम को भी मैं याद दिलाती हूँ कि इन्होंने इस हद तक ये चले गए कि इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही ब्रेक कर दिया। उमर अयूब साहब तो कल कहते हैं कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रेक किया उन पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। एग्जैक्टली मैं यही कहती हूँ कि मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस वक्त ये लोग जमहूरियत की बातें करते हैं, जो कहते थे कि जिस वक्त जो न्यूट्रल होता है वो तो जानवर होता है, न्यूट्रल तो होना ही नहीं चाहिए, उनको तो हमारा, इदारों को तो हमारा साथ देना चाहिए। लेकिन उस वक्त इन्होंने जैसे ही वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, फवाद चौधरी ने कहा कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस गलत है, और साबका चेयरमैन पीटीआई आई टीवी पे, और उन्होंने कहा कि मैं असेंबलीज ब्रेक करता, और उनके सदर जो है उनको उन्होंने मैंने लिख दिया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से इन्होंने ब्रेक किया? क्या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक आईनी अमल नहीं, और क्या वो आइन के मुताबिक नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने उसको ब्रेक कर दिया। अब तो नई असेंबली आ गई ना, तो मैं अब 14 मई 2024 में क्या किया जाना चाहिए, लेकिन अगर हम माजी में पड़े रहे तो हासिल असूल तो कुछ भी नहीं होगा इससे। बिल्कुल आप ब्लेम गेम के अलावा। लेकिन हमें ये याद तो रखना चाहिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया। आज भी हम गवर्नमेंट तैयार है बातों के लिए, लेकिन मैंने आपसे कहा वो जो कह रहे हैं कि कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएं, वो किस तरह की शराइत रख रहे हैं? जब मियां नवाज शरीफ साहब को एक टेक्निकल चीज़ के ऊपर निकाल दिया गया था, 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया कि उन्होंने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली। वो क्या था? वो चले गए जेल। क्या हमने ये कहा या ये शर्त रखी? क्या किसी ने रेड लाइन की बात की? नहीं, हमने अपना एक नया वज़ीर आज़म ले आए हम, फिर उनको सदारत से भी हटा दिया गया, उस चीज को भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं ना, आपकी पार्टी के हम एक पंजाब के सदर है ना, वो खुद कह रहे हैं ना कि मुस्लिम लीग नवाज के कायद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं जिसमें बानी चेयरमैन पीटीआई भी शामिल हो। वो तो ऑफर तो आप लोगों की तरफ से आ रहा है ना। कभी भी नहीं इस चीज से पीछे हटे। मैं वही आपको बता रही हूँ, 2018 में भी हम इस चीज पे मुज़ाकरात पे बिल्कुल तैयार थे, क्योंकि हम एक जमहूरी जमात है, जमहूरियत पे के अमल पे यकीन रखते हैं, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे यकीन रखते हैं। जो पार्लियामेंट में इनके लोग हैं आए, हमारे साथ बैठे और बात करें। हम पहले भी इस चीज पे यकीन रखते थे, आज भी यकीन रखते हैं। रज़ा हारून साहब, आप क्या कहेंगे सर, अब इस पे कैसे अमली तौर पे आगे बढ़ा जाए? मतलब ये तो बात है, एक बयानिया है कि ग्रेटर डायलॉग हो। उन्होंने भी 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी हुई है, बानी चेयरमैन पीटीआई ने, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं। आगे कैसे बढ़ा जा सकता है? जब सदर जरदारी साहब कहते हैं, मुल्क की टॉप लीडरशिप कहती है, आज उनके चेयरमैन कह रहे हैं कि जी हम इससे इनकारी नहीं हैं, लेकिन उनके मुतअद्दिद रहनुमा जो हमारे मुख्तलिफ शोज़ में आते हैं वो कहते हैं जी कोई स्टेप्स ऐसे सामने नजर आए जिससे लगे कि इनेबलिंग इन्वायरमेंट बन रहा है। कल भी हमारे शो में नदीम कुरैशी साहब थे, वो कहते हैं कि अभी भी बातचीत तो है, बाज़गश्त है, लेकिन अमली तौर पर कोई ऐसे स्टेप्स नहीं, हमें सियासी एक्टिविटीज़ की इजाज़त नहीं है, लिहाजा वो माहौल नहीं बन पा रहा।
उसी के लिए ज्यादा जरूरी है ना। आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उमर अयूब साहब मौजूद हैं, अगर वो अपना वक्त ऐसी तकारीर में जिसमें कि इंसाइट करने वाली तकारीर हो उसमें अगर वो वेस्ट ना करें, अगर ये सेशन इसलिए हो रहा है कि प्रेसिडेंट साहब ने तकरीर की उस पर बहस हो, तो वो तो कोई ऐसा पॉइंट जो प्रेसिडेंट साहब ने इतने अच्छे अच्छे पॉइंट कहते उस पर गुफ्तगू फरमाते, बजाय से कि प्लेइंग गेम में जाते। आर्टिकल 6 की बात अब आर्टिकल 6 की बात देखिए ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इनेबलिंग एनवायरनमेंट में ये नहीं होता कि आप लाडले हैं और बाकी सब जो है वो आपके आपसे मिलने मुज़ाकरात करने के लिए आपकी हर बात मान लेंगे ना। कुछ आपकी भी तो एक्ट्स ऐसे होंगे कि नजर आए कि जी आप भी संजीदा हैं। अब सही है। आर्टिकल 6 की बात कर जो कल असेंबली में हुई अनवर भाई, जी यानी कि आर्टिकल 6 के अंदर हमारे जो ये पार्लियामेंटेरियंस हैं, सब नहीं, जो ये आवाज लगाते हैं, उनको ये नहीं पता कि आर्टिकल 6 में 3 क्लॉजेज हैं। क्लॉज 1 तो चले बड़ा क्लियर है कि जिसने आइन से अवॉइड किया उस पर हाई ट्रीजन लगेगा, लेकिन वो बगैर क्लॉज 2 के लग नहीं सकता। और क्लॉज 2 ये फरमाता है, उसमें लिखा हुआ है कि जितने भी एडर्स और अबेटर्स हैं they shall also be tried for high treason, क्योंकि हाई ट्रीजन एक फर्द नहीं कर सकता, उसकी यकीनन मदद होती है, तभी हाई ट्रीजन कमिट हो सकता है। और उस मदद करने वाले में अंदाजा लगाए ना, अगर आप ज़िया-उल-हक साहब की बात कर लें, अयूब खान साहब की बात कर लें या मुशर्रफ साहब तक आ जाएं, तो वो जजेस जिन्होंने कि उसको लेजिटिमाइज किया, वो यस पार्लियामेंट के मेंबरान जो इलेक्शन लड़के उनके मार्शल्ला के अंदर बनते रहे, वो वुज़रा, वो गवर्नर, वो वज़ीर आज़म, ये पूरी लॉट आ गई ना एडर बेटर। इसी तरह इमरान खान साहब जो बानी तहरीक इंसाफ हैं, वो तो खुद फरमा चुके हैं, कमिट कर चुके हैं कि जी वो रेफरेंडम में मुशर्रफ साहब उन्होंने हिस्सा लिया, कैंपेन फरमा रहे थे, बाद में उसकी माफी मांगी। तो अगर वो एक ऐसे आदमी की कैंपेनिंग कर रहे तो एडर बेटर हो गया ना। तो आर्टिकल 6 की बात भी एक पेंडोरा बॉक्स करने के अलावा, खोलने के अलावा, एक सिवाय सियासी नारे के अलावा क्या है। ऐसे में आप चाहते हैं कि आपकी रिकंसिलिएशन की फजा हो, मुसाहिमा हो, तो आपको भी अपना सोचना चाहिए। फिर जो जिस 3 रुकनी कमेटी की आप बात करें ना भाई, वो उन्होंने कोई सियासतदानों से मुज़ाकरात के लिए थोड़ी अनाउंस किए, वो तो कह दिया ना कि 3 रुकनी कमेटी जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और DGI से मुज़ाकरात करेगी, बाकियों को हम मानते ही नहीं है। तो एक पार्टी की, उसके बानी की जब ये सोच ही नहीं है कि मेरे सामने जो सियासी मुखालिफिन हैं, पॉलिटिकल रियलिटीज हैं, वो भी वोट लेकर आते हैं और उन्हीं के दरमियान हमने बैठकर बात करनी है, जब तक वो इस पॉइंट के ऊपर, इस 1 पॉइंट पे संजीदा नहीं होंगे। और TORs नहीं होते, आप यकीन माने अनवर भाई, सियासी मुज़ाकरात के TORs नहीं होते। सियासी मुज़ाकरात तो लीडर बैठते हैं, फिर TORs वो तय करते हैं बैठकर, पहले से TORs थोड़ी होते हैं कोई। ठीक है। तो जब ये बैठेंगे, बात करेंगे और लीडरान की सतह पर ही होगी और चेयरमैन और बानियों की सतह पर ही होगी, जब इसमें कोई संजीदगी आएगी, तो इसके कोई एडवांस शरायत नहीं होती, कोई दावतनामे नहीं इशू किए जाते। संजीदगी तो सियासी रहनुमाओं में नजर आएगी ना, वो हमें नजर नहीं आती। अब अगर आप ये बात करें कि प्री कंडीशन जो दी जाती है, वो ये जाती है कि आप फला शख्स को जेल से रिहा करते हैं। आप मुझे बताएं कैसे मुमकिन है, ठीक कैसे मुमकिन है? कौन सा डायलॉग जो है वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सामने उस पूरी जुडिशियल प्रोसेस को, ड्यू प्रोसेस लॉ को खत्म करके लोगों को जेल से बाहर ले आएगा? तो यानी ये बात करना खुद NRO मांगना हो गया ना, कि कोई NRO दिया जाए। आपकी जब बात ये आपका नुक्ता ठीक है NRO ही हो गया ना जी और ये क्या है? और अगर KP के वज़ीर आला का रवैया जो मैंने पहले भी कहा, वो आप देख लें, तो ये एक माइंडसेट की तरफ इशारा करता है। इस माइंडसेट में इंसाइटमेंट है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है, पुरतशद्दुद अल्फाज हैं, मुनासिब जुबान इस्तेमाल नहीं की जाती। तो सियासत के अंदर तो अगर जब तक आप ये चीज नहीं करेंगे, आप आसिफ अली ज़रदारी साहब को देखें, कितने साल वो जेल में रहे, उनकी उनकी बेनजीर साहिबा की शहादत हुई, वहां लोगों ने नारे लगाए पाकिस्तान न खपे, लेकिन आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा नहीं, पाकिस्तान खपे। तो इसका मतलब ठीक कह रहे हैं लीडर का काम आवाम को गुस्सा दिलाना नहीं है, लीडर का काम आवाम के गुस्से को काबू में लेकर आना। ये जो हमारा जो माजी है और जो अब हाल है, उसको सामने रखते हुए आप समझते हैं कि ये जो बात होती है कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बने, ताकि ये जो माजी में, चाहे वो आर्टिकल 6 की बात है या जैसे एडर्स एंड अबेटर्स की आप बात कर रही हैं, वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो और एक नई शुरुआत का आगाज़ किया जाए? बिल्कुल करना चाहिए, किसी न किसी स्टेज पे करना चाहिए, लेकिन ये वो स्टेज होगी जब आपकी मुल्क की कोई हालत संभल जाए ना। इस वक्त आप हैं ICU के अंदर, ये इमरजेंसी में मुल्क गया हुआ है, माशी एतबार से आप इमरजेंसी में, आप वहां से निकालें, ICU में लेकर आए, CCU में लेकर आए, वहां से फिर आप जब वार्ड में शिफ्ट करें पेशेंट को, अपनी इकोनॉमी को जब आप वार्ड में शिफ्ट करें, फिर ये सारी कहानियां, ये सारे लवाजमात, ये सारी प्रैग्मेटिक बातें हैं, लेकिन ये उस वक्त होंगी जब मरीज इमरजेंसी से ICU से होता हुआ वार्ड में शिफ्ट हो जाए। लेकिन उस पे फिर रज़ा भाई इमरजेंसी में सारी कहानियां नहीं हो सकती। आपसे क्या, इमरजेंसी में इमरजेंसी इकदामात होंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इकदामात होंगे, सियासतदानों को रवैये बदलने होंगे, जो दया पसंदी का मुजाहरा हो रहा है उसको खत्म करना होगा और मुल्क और कौम की खातिर
सब मिलकर बैठ जाए, कोई हर्ज नहीं। सियासतदान तैयार है अपने रवैयों को में तब्दीली लाने के हवाले से, जो रजा हारून साहब कह रहे हैं? और दूसरा उन्होंने कहा कि पहले आईसीयू से निकलें, फिर उसमें आएँ, फिर, और उनकी बात एक तरह से सही है, लेकिन जो जिस इदारे से, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पाकिस्तान मुआहदा करने एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का ख्वाहां है, उनके चीफ मिशन जो है नेथन पॉटर, वो बार बार कह रहे हैं कि जी आपको सियासी तौर पे जो है वो समझौता करना चाहिए, तब जाके मौशी इस्तेहकाम आएगा। तो उनकी तरफ से तो ये बात सामने आ रही है, और जब उनका, आपको तो इल्म है, ज़ाहिर बात है, आप फॉरेन अफेयर्स को भी आपने डील किया था लास्ट टर्म में, वो तो मेरे ख्याल में तमाम रजा हारून साहब की जमात से भी मिलेंगे, हो सकता है पीटीआई के वफ़द से भी मुलाकात करें, दीगर सियासी जमातों से भी मुलाकात करें। दे ऑलवेज टेक द फीडबैक। बिल्कुल ये बात सही है कि इस वक्त हम जिस बहरान में से गुजर रहे हैं, आपने देखा कि हमारी गवर्नमेंट का फोकस इस वक्त इसी चीज़ पे है कि इस बहरान में से किस तरह निकला जाए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दिन रात इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं सीएम पंजाब, वो भी इस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि इस बहरान से कैसे निकला जाए और आवाम को रिलीफ कैसे दी जाए। हमारे लिए सबसे मुकद्दम और सबसे आगे आवाम है, और आवाम को रिलीफ देना। आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरेबिया गए, सऊदी अरेबिया से वफ्द यहाँ आए, बिजनेसमैन यहाँ आए, हमारे बिजनेसमैन ने उनसे इंटरेक्ट किया। काफ़ी हम इस चीज़ के होपफुल है कि आगे काफ़ी इस चीज़ को आगे लेके जाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना जा रहे हैं, चाइना से भी इंशाल्लाह ताला इस चीज़ के बारे में बातें की जाएंगी। अब जो रवैया बदलने की आप बात कर रहे हैं, रवैया बदलना तो एक ही जमात ने है, जो कि अब आज भी आके जब आते हैं पार्लियामेंट में, तो इस चीज़ की बात करने की बजाय कि किस तरह से आपस में मफाहमत के साथ पाकिस्तान के माशी बहरान को डील किया जाए, उसकी बजाय वो फिर कोई ना कोई ऐसी बात कर देते हैं, कोई ना कोई इस तरह का वो इशू ले आते हैं कि जिससे कि पार्लियामेंट का जो निज़ाम है उसको ख़राब किया जाए, इश्तियाल दिलाया जाए लोगों को भी, आवाम को भी। और वो इसी चीज़ के ऊपर आज भी बैंक कर रहे हैं, जो कि वो पिछले बहुत सारे सालों से 2014 के धरने से लेकर, मैं आपकी इजाज़त तो मैं हमारे बड़े सीजन एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट पराचा साहब, उनकी राय भी इसमें शामिल कर लेता हूँ। शौकत पराचा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। डॉक्टर शजरा मनसब खरल हैं, रजा हारून साहब हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है, कौमी असम्बली का कल का माहौल और आज के माहौल की भी हमने बात की, IMF का मिशन भी यहाँ पर आया हुआ है, वो भी कह रहे हैं कि सियासी इस्तेहकाम से मौशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है। शौकत पराचा साहब, आप खुद भी शोज़ करते हैं, वेल ट्रेवल्ड हैं, तमाम मुल्की सियासत से भी बखूबी वाकिफ़ हैं, आपको कोई नज़र आ रहा है कि जो ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग की बात हो रही है, इस पर कोई अमली पेशरफ्त होगी आने वाले दिनों में? देखें जो गूंज है वो तो इसी जानिब इशारा कर रही है, क्योंकि हुकूमत तो इवन जब मियां शहबाज शरीफ जब अपोजिशन लीडर थे तो उस वक्त भी इन्होंने कहा था कि मिसाक की मकसद के लिए हम तैयार हैं। फिर आपको याद है चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन उस वक्त वो किसी के साथ नहीं बैठे थे, बैठना गवारा नहीं करते थे। अब जो बार बार मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो ये पीटीआई की तरफ से अब आकर बात होती है। हाँ, पहली शर्त उन्होंने पहले दिन जब मुज़ाकरात की बात की तो उन्होंने कहा कि हम आर्मी चीफ और DGISI से बात करेंगे, लेकिन कल ही मैं इनके सेक्रेटरी तरात जो चीफ तर्जमान भी हैं रऊफ हसन साहब का, मैं वो स्टेटमेंट देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जी हम जो है वो प्री कंडीशन नहीं लगा रहे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात किस चीज पे होंगे? जो वो प्री कंडीशन लगा देते हैं कि जी हमारा मैंडेट वापस किया जाए और खान साहब को रिहा किया जाए। अब खान साहब की रिहाई एक अदालती अमल है, वो अदालतें सजा देती है तो अदालती अमल में रिहाई भी उधर से मुमकिन होती है। दूसरा जो उनका इसरार है, इंसिस्ट करते हैं कि नहीं जी वो हमारा मैंडेट वापस किया जाए। दैट मीन्स कि आप हुकूमत छोड़ दें, आप 180 सीटें उनको दे दें। अब उसमें कैसे ये पॉसिबल है? 45-47 की वो बातें करते हैं फॉर्म की, लेकिन जब भी मुज़ाकरात होते हैं और तनाव और शदीद किस्म के हेजान अंगेजी के माहौल में अगर मुज़ाकरात शुरू भी हों तो पहले इसी तरह की सख्त शराइत होती हैं, फिर जैसे जैसे बात आगे बढ़ती है। अब बात जब भी होगी तो रिफॉर्म्स के पर्सपेक्टिव में बात होगी। वो रिफॉर्म का मतलब है कि जो शिकायत 2018 में थी या 2024 में आके शिकायत बनी है,
रिफॉर्म वो हों कि किसी को शिकायत ना हो। लेकिन अगर मुज़ाकरात नहीं भी हो रहे तो कम अज कम मैं तो ख्वाहिश रखता हूं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन मसाइल की तरफ आपने इशारा किया और IMF ने भी पॉइंट आउट किया, IMF पॉइंट आउट करे न करे, एज अ पाकिस्तानी हमें खुद सोचना है कि हम क्या जिस डगर पे जा रहे हैं और जो कुछ हमने आज़ाद कश्मीर में भी देखा, Yes. क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है, मुल्क के मफाद में है? मेरा ख्याल है कोई भी इस चीज पे ये नहीं कहेगा कि हाँ ये बेहतर हो रहा है मुल्क के लिए। अच्छा, ये मुझे शौकत पराचा साहब, उमर अयूब साहब वो कहते हैं चाहे 9 मई के इंसिडेंट उस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, इलेक्शंस के हवाले से उनकी राय है कि इस पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए और तहकीकात हो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आपसे मैं जानना चाहूँगा 2014 के धरने के बाद भी यही तय हुआ था और जुडिशल कमीशन बना था, क्या कहेंगे ये जो उनकी तरफ से मुतालबात आ रहे हैं कि जी जुडिशल कमीशन बनाया जाए और फिर जो है वो इस चीज़ को देखा जाए जो उनके क्लेम्स हैं इलेक्शंस के हवाले से और 9 मई के हवाले से? देखें, इलेक्शन का जो प्रोसेस है, मुल्क का आइन और मुल्क के कवानीन वाज़े हैं। जहाँ डिस्प्यूट हो उन डिस्प्यूट को कैसे आपने सॉल्व करना है। अब वो कहते हैं कि ट्रिब्यूनल का मामला बड़ा स्लो है जी, तो कासिम सूरी साहब भी तो स्टे के ऊपर बैठे रहे 5 साल ना, और अल्टीमेटली उन्होंने असेंबली जो टूटी थी उन्होंने ही रूलिंग दी थी ना, लेकिन इसके बावजूद वो मसला चलता रहा। ठीक, लिहाजा ये कि एक साइड की शिकायत नहीं होती। आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया कि स्पेशल कमीशन जो बना था 2014 के इलेक्शन का, 13 के इलेक्शन का, धरनों के बाद, और उस जुडिशल कमीशन ने कहा शौकत था पराचा कि साहब आप मेरे साथ ही रहेगा। हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर सेनेटान में बैरिस्टर अली जफर साहब ने ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर अली जफर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी, मेरे ख्याल में बैरिस्टर अली जफर साहब तक मेरी आवाज नहीं आ रही, दोबारा हम कोशिश करते हैं। जी पराचा साहब अपनी प्लीज आर्गुमेंट मुकम्मल कीजिएगा। 2014 में जो धरनों के बाद जो जुडिशल कमीशन बना था, उस कमीशन ने भी तो यही कहा था ना कि इलेक्शन मोर और लेस रिफ्लेक्टेड द विल ऑफ द पीपल, यानी जो इलेक्शन था 2013 का वो सही था। एक एक्सरसाइज हमने कर ली, एक प्रेसिडेंट बन गया, तो अब अगर इलेक्शन के लिए कोई जुडिशल कमीशन बनना है तो सबकी विल से बनेगा ना। कोई साइड डिक्टेट नहीं कर सकती दूसरी साइड को कि हाँ चूंकि हम स्ट्रीट पे आ गए हैं, हम चूंकि चौराहे पे आ गए हैं, हम डी चौक में आ गए हैं, तो आप जो है बिल्कुल नी डाउन हो जाएं। ये एक रिफ्लेक्शन होती है सबकी विल की। हाँ, हुकूमत चाहे, एनकेएम चाहे, पराचा साहब आपसे माजरत मेरे साथ ही रहेगा। जी बैरिस्टर अली जफर साहब, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? बैरिस्टर अली जफर साहब, सर मैं बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बात हो रही है सर ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग के हवाले से। आप माशाल्लाह खुद एक बड़े सीनियर कानूनदान हैं, पार्लिमानी लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। क्या कहेंगे, बानी चेयरमैन PTA ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जिसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन इन दी अपर हाउस शिबली फराज साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं और अली अमीन गंडापुर साहब। कुछ आपको सर इम्कानात नजर आते हैं और वो क्या वो स्टेप्स हो सकते हैं जो हमें डायलॉग की तरफ ले जाएं, हुकूमत और अपोजिशन को, पॉलिटिकल डायलॉग? देखिए, इस पे सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि डायलॉग होना चाहिए। पॉलिटिकल डायलॉग बहुत जरूरी है। ये जमहूरियत का भी हिस्सा है, सियासत का भी हिस्सा है, और इसके बगैर बातचीत आगे चल नहीं सकती, मामला आगे चल नहीं सकते। लेकिन उसके लिए जो आपने सवाल ज्यादा अहम पूछा वो ये है कि क्या चीजें चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या कंडीशन हैं जी जो पूरी होनी चाहिए ताकि ये कामयाबी की तरफ जा सके, उसकी शुरुआत हो सके। तो मेरी नज़र में सबसे अहम ज़रूरी चीज़ ये है कि जिस किस्म का माहौल इस वक्त बना है उसको ख़त्म किया जाए। उसमें जो अहम 2-3 नुक्ते हैं, एक तो ऑफकोर्स जो गैर कानूनी मेरी नज़र में केसेस PTI के लीडरान बिलखुसूस चेयरमैन साहब और जो सीनियर लीडर्स हैं, चाहे कुरैशी साहब हो गए या उसमें दीगर जो लोग हैं हमारे सेनेटर्स और MNA, उनके खिलाफ जो केसेस हैं वो ख़त्म किए जाएं, उनको जेल से निकाला जाए। जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कारकुनों पे और जो जलसों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है जमात के ऊपर, इस किस्म की चीज़ें ख़त्म की जाएं तो फिर एक नज़र आएगी कि
वाकई हुकूमत जो है वो इंटरेस्टेड है, और फिर उसके बाद मेरा ख्याल है आगे मुज़ाकरा चल सकते हैं, क्योंकि जब भी हम अमन की बात करते हैं तो अमन जो है वो यकतरफा नहीं हो सकता। जब हम दोस्ती की बात करते हैं या मुज़ाकरात की बात करते हैं तो मुज़ाकरात यकतरफा नहीं हो सकते। पहले हुकूमत के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो एक एनवायरनमेंट बनाए, एक ऐसा माहौल बनाए कि जिस माहौल के अंदर आप मजबूर हो जाए कि आप मुज़ाकरात करें। ये वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी, तो बैरिस्टर साहब, आपने कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई वाइस चेयरमैन शाहमद कुरैशी साहब या दीगर जो जोमा है उनको रिहा किया जाए, वो जुडिशल प्रोसेस के थ्रू, या आप समझते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू जो है वो रिहाई अमल में आ सकती है? देखें, वो तो जहां तक तो केसेस हैं जो जिनके फैसले हो चुके हैं, वो तो ऑफकोर्स एक जुडिशियल प्रोसेस है और वो जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही अब खत्म होंगे, जी, चाहे जितनी भी गलत फैसले हों। लेकिन बहुत सारे मुकदमे हैं जो अंडर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल हैं, और वो हर एक को पता है कि वो ऐसे मुकदमे हैं जो कि बेबुनियाद हैं। उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करा के उनको जो उनका जो सच है वो उसके मुताबिक फैसला कर, ये हुकूमत का काम होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। सर, दूसरा मैं जानना चाहूँगा, पॉलिटिकल विल बड़ी ज़रूरी है। आप एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और पॉलिटिक्स में आपसे जानना चाहूँगा, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, वो कह रहे हैं जी चार्टर ऑफ रिप्रोचमेंट की ज़रूरत है। पीटीआई में वो पॉलिटिकल विल है कि इन सियासी जमातों के साथ बातचीत होनी चाहिए? क्योंकि जो बयानात आते हैं वो ये आते हैं कि इन तीन सियासी जमातें, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन के अलावा और सियासी जमातों से बातचीत करेंगे या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे। आपसे जानना चाहूंगा, आप पार्लियामानी लीडर हैं पीटीआई के, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, पॉलिटिकल विल है कि इन सियासी कुव्वतों से हमें बात करनी है जो हुक्मरान इत्तेहाद है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल विल है। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ अभी हाल ही की तारीख में सर, जिसमें मैं भी इन्वॉल्व था। वो ये था कि जब आपको याद है, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मैंने पिटीशन की थी जिसमें ये कहा था कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिल्कुल होने चाहिए 90 दिन के अंदर अंदर, और इसकी तारीख आप लोग बैठ के सेटल करें। और उसमें जब वो एक सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से माहौल क्रिएट किया था, तो उसमें एक 3 रुकनी कमेटी जिसमें मैं था, शाहमद कुरैशी साहब थे, बिल्कुल, और फवाद चौधरी साहब थे, और दूसरी तरफ से जितनी जमातों की पीडीएम की उस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो सब बैठे, और बैठ के हमने कोई तकरीबन 10 दिन की मुज़ाकरात किए और हम ऑलमोस्ट कंक्लूड कर चुके थे। बट बहरहाल वो एंड में फैसला नहीं हो सका। लेकिन इसको एग्जाम्पल देने का मकसद ये है कि जहां माहौल क्रिएट होता है वहां हम तैयार हैं, और ये हमने किया, क्योंकि हमारे मुताबिक ये एक सियासी इशू था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बुरहान था, आईनी बुरहान था, और उस बुरहान को सॉल्व करने के लिए, उसको हल करने के लिए जरूरी थे मुज़ाकरात, और हमने वो किए। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि वो जो एटमॉस्फेयर है, जो मैं आपको कह रहा था माहौल, जी, वो ऐसा बना हुआ है कि उसमें ये इम्पॉसिबल है, ये मुझे नहीं नजर आता कि किसी किस्म का मुज़ाकरा किए जा सकते हैं। हाँ, अगर वो ये माहौल तब्दील होता है और ये मैंने कहा हुकूमत की जिम्मेदारी है, तो फिर जरूर हम वो पॉलिटिकल विल जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल विल होगी और है। अच्छा, ये बड़ी अहम आपने बात की है। रजा हारून साहब, आप हमेशा कह रहे थे, आपने सुना बैरिस्टर अली जफर साहब इज़ अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन एज वेल एज अ लॉयर, और आप पार्लियामानी लीडर हैं, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन हैं, वो कह रहे हैं पॉलिटिकल विल है। लेकिन वो जो मैं आपसे सवाल कर रहा था और शजरा मनसब साहब से, कि वो एटमॉस्फेयर या माहौल की बात करें, या शौकत पराचा साहब से, क्या कहेंगे रजा भाई? आपने गुफ्तगू सुनी? मेरा बड़ा एहतराम है अली जफर भाई के लिए। इज वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पॉलिटिशियन और अच्छे इंसान है। इसी तरीके से और बहुत सारे हैं पीटीआई में जिनकी तारीफ की जा सकती है। आमिर खान साहब हैं, अली मोहम्मद खान साहब हैं, तैमूर सलीम झगड़ा साहब हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बड़ी अच्छी थॉट्स रखते हैं और अच्छे तरीके से अपनी पार्टी का मुकदमा भी पेश करते हैं, तो इनकी लिए तो बड़ी सताइश है, बड़ा एहतराम है। लेकिन कुछ बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्री कंडीशंस की जो ये बात कर रहे हैं, जफर भाई ने खुद भी अपने उसमें कहा कि हुकूमत तो कुछ भी नहीं कर सकती। जो मुकदमात हैं वो तो खत्म करने का तरीका एनआरओ है, जेल से बाहर निकालने का तरीका एनआरओ है, विदाउट मतलब जो हो चुका है मुशर्रफ साहब के दौर में, और उसके बाद उस एनआरओ को सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड कर दिया, वॉइड एब इनिशियो कर दिया, वो एक्सरसाइज तो दोबारा हो नहीं सकती।
तो केसेस खत्म कराने का तरीका तो खुद उन्होंने फरमाया भी कि प्रोसिक्यूशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी और वो एक थाने की सतह पे दीगर सतह पे जाए उसी तरीके से खत्म हो सकेंगे। तो वो तो TORs हो नहीं सकते ना, उनका तो एक अपनी लीगल प्रोसेस है। हाँ, उसको एक्सेलरेट कर दिया जाए, वो तमाम कर दिया, लेकिन वो फौरी तौर पे नहीं हो सकेंगे। मुकदमात की ये पोजीशन है। दूसरी बात ये है कि जनाब हमारा जो बुनियादी मुद्दा है वो ये है कि मुज़ाकरात के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जरूर क्रिएट होना चाहिए, लेकिन वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में मिलकर तय करें ना, बैठ जाएं। अली जफर साहब हैं, इस तरह के लोग जो हैं ये बैठे हैं और पीपल्स पार्टी नहीं, के उनका लोग नुक्ता है हैं। कि हुकूमत एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो मैं समझ में हुकूमत जो नहीं अली कर सकती सर, हुकूमत के पास कोई इख्तियार नहीं होता ऑन गोइंग केसेस का, वो जुडिशरी के पास है। जुडिशरी के पास ही इख्तियार है और हुकूमत के पास तो एग्जीक्यूटिव पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा। पावर है जो कि अगर केस कोई अदालत में लगे, मिसाल के तौर पे 190 मिलियन पाउंड का केस है, चले मिसाल के तौर पे वो फैसला लगे, महफूज हो उसमें गया वो मेरे क्या ख्याल में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें उसका क्या कर जमानत का। सकती हो? तो अगर अदालत ही कुछ करेगी ना, या तोशा खाना रेफरेंस उसकी अपील लगी, जो जी भी जी, चीजें ये वहीं से होनी है ना। बड़े मुकदमा तो यही हैं, ठीक है। छोटे मुकदमा जो हैं वो जो थाने की सतह पे हो सकते हैं, वहां पे एक्सपेडाइट किया सकता है। लेकिन ये प्री कंडीशन इसको रखना और उसको कहना, ये थोड़ी अजीब बात है ओके डॉक्टर साहब, आप कि शहजाद सियासी साहब आप भी क्यादत जो है, कहिएगा, फिर सियासी मैं। लीडरान जो है वो जी सियासी क्यादत लीडरान जो है मुकदमात और जेलों से अगर घबरा के और उसको बाहर आने को अगर पहली कंडीशन रखेंगे, तो उसका मतलब है वो अपना जाती मफाद ज्यादा देख रहे हैं ना, अवामी मफाद को नहीं देख जी, रहे। सर तो नुक्ता आ गया। जी जेलों में रहते हुए भी मुकदमात को फेस करते हुए भी सर। अवाम के मफाद में और कौमी मफाद में और माशी मफाद में ओके सर, इस पे मुज़ाकरात का आगाज फौरी तौर पर होना रजा भाई चाहिए। ये आपका मैं इस नुक्ता आ बात गया। को जी, मैं शहजाद आप, मैं चाहूंगा आप भी अली जफर साहब की बात का जवाब दीजिएगा। आपने खुद बड़ा अच्छा सवाल कर दिया कि जो शराइत इन्होंने रखी है उनको पूरा करने के लिए इनके पास क्या सजेशन है, बिकॉज हुकूमत तो इस चीज़ में बेबस है ना। हुकूमत तो ये चीज़ें नहीं कर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर सकती, होगा या जुडिशल? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर या क्या ये चाहते हैं, दे शुड टेल अस कि किस तरीके से ये चाहती है सारा। बल्कि उन्होंने खुद कह दिया कि ये तो एक प्रोसेस है, जुडिशल प्रोसेस है, उस प्रोसेस के थ्रू ही ये होगा। सो एसेंशियली व्हाट दे आर सेइंग इज इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि ये शराइत इस तरह की रख रहे हैं। नहीं, वो कह रहे थे, जो मैं अली वो साहब वैसे भी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं जो पुराने केस चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, नए केसेस ना बनाए जाए, गालिबन शायद ये बात हो। तो नए केसेस हुकूमत तो नहीं बना रही ना, पुराने केसेस हुकूमत ने बनाए, हमने तो नहीं केसेस बनाए। सेकेंडली व्हाट दे एसेंशियली सेइंग इज, आई कैन अंडरस्टैंड, इज दैट अनलेस कि आप हमारी शर्तें मानेंगे, हम डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करते रहेंगे, हम डिसरप्शन पैदा करते रहेंगे। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट तो इन्होंने पैदा करनी है, ऑल दी अदर पार्टीज आर रेडी, नोबडी इज पुटिंग एनी सॉर्ट्स ऑफ कंडीशंस ऑन टॉक्स पे। कंडीशंस तो ये लोग खुद लगा रहे हैं और इस तरह की लगा रहे हैं जिसका इनके पास खुद भी कोई हल नहीं है, यानी कि अपने आप को खुद कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि ये जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू ही ये चीजें हो बैरिस्टर सकती साहब, सर इसका जरा वजाहत कर दीजिएगा। रजा हारून साहब और शजरा साहिबा की आपने बात सुनी, फिर प्राचा साहब आप क्लोज कीजिएगा। बैरिस्टर अली जफर साहब, सर इसका जरा बता दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि ये तो फिर एक तरह से इन अ वे NRO है, जो रजा साहब कह रहे हैं, टू पुट हिज वर्ड्स। नहीं, आई थिंक शायद मैं मेरी गलती मैं एक्सप्लेन नहीं कर सका ठीक तरह। शायद मैंने बड़ा क्लियरली कहा है कि जहां तक केसेस हैं, जो जो फैसले हो चुके हैं, वो तो एक जुडिशियल प्रोसेस के जरिए ही हम हल करेंगे। और चाहे जो भी हम कहें कि गलत मुकदमे थे, गलत फैसले थे, लेकिन उसको एक प्रोसेस तो हमने करना है और उसकी हम शर्त रख भी नहीं रहा। मैंने उसको एज ए कंडीशन नहीं रखा। मैंने कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की बात की। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। उसका एग्जांपल ये है कि परसों हमारे कुछ MNA थे और MPs थे, जिन्होंने जलसा जुलूस करना था पंजाब में। जी। और ये पॉलिटिकल हक है, ये आईनी हक है, जहाँ पॉलिटिकल पार्टी जलसा करती है। लेकिन उसमें उनको अरेस्ट किया गया, उनके लवाहिकीन को, उनके घरों को रेड किया गया, उनके लवाहिकीन को पकड़ा गया। वो मेरे पास आए कि जी मुकदमे करें, बेलें करें। ये एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ जो एक कांस्टेंट प्रोसेस है हो रहा। इसके अलावा फिर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को देख लें। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया कि आप रिजर्व सीट दे दें, और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारी जो हुकूमत में, फटाफट उन्होंने रिजर्व सीट अपनी गबन कर ली, अपने नाम ले ली। ये हालांकि हर एक को पता है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अब सस्पेंड भी कर दिया है, हर एक को पता है कि ये नहीं होना चाहिए था। उनका कोई हक नहीं था आइन के तहत लेने का रिजर्व सीट PTI की, जो PTI का हक था। अगर चले PTI को नहीं भी मिलनी थी, लेकिन उनको तो नहीं मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने ले ली।
ये इस किस्म की जो कंडीशन जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट की मैं बात करता हूँ, इस किस्म की जब एटीट्यूड हो तो फिर उसके साथ ये कहना कि नहीं हम साथ पॉलिटिकल डायलॉग भी चाहते हैं और हम तो एक अच्छी जमहूरियत पसंद जमाते हैं, हम चाहते हैं कि जमहूरियत के तहत डायलॉग्स हों और हम एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करें, तो फिर वो एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होती। और अगर सपोजिंग एक पॉलिटिकल पार्टी में 3 लोग या 4 लोग हैं जो चाहते हैं कि डायलॉग हो, फिर दूसरी तरफ जब बातचीत होती है तो ज्यादा मेजोरिटी पे कहती है कि नहीं, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है, इसलिए इसमें आप ना पार्टिसिपेट करें। ये काफी लंबी बहस हो जाएगी और आपका वक्त कम है, लेकिन कंड्यूसिव एनवायरनमेंट को खाली आप केसेस के साथ ना कनेक्ट करें। ये आपने सर इसको एक्सप्लेन कर दिया। मैं शौकत पराचा साहब, सर आप क्या कहेंगे? शौकत पराचा साहब, जो अली जफर साहब का नुक्ता नजर, रजा हारून साहब और शजरा मनसर साहब का शॉर्ट कमेंट कीजिएगा सर। देखिए, जो बैरिस्टर अली जफर साहब बात कर रहे हैं इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है? यानी जो पुराने केसेस हैं वो अदालतें फैसला करें। रजा हारून साहब भी यही बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब भी यही बात कर रही हैं जी। लेकिन बाकी कुछ चीजें हैं, मसलन अली अमीन गंडापुर साहब हैं, यानी उनको मैसिवली बेल्स मिल रही हैं उन केसेस में जो एक ही वाकया की कोई 40 जगह पे FIR हुई हैं। तो प्रोबेबली जो बैरिस्टर साहब, उन्होंने खुद भी बड़ी वजाहत से एक्सप्लेन कर दिया, वो शायद इस तरह की चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं ताकि थोड़ा सा तो कुछ माहौल बने। हाँ, हुकूमत में विलिंगनेस है ये माहौल पैदा करने की, या फिर जिस तरह से नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम के लिए अपोजिशन ने उस वक्त 38 नुकात जमा कराए थे तो PTI की हुकूमत ने कहा था ये तो NRO मांग रहे हैं। तो क्या हुकूमत अब PTI की तरफ से ऐसी बात को NRO समझती है, या फिर हुकूमत समझती है कि नहीं, मुज़ाकरात करने के लिए अगर मसलन अब ये बात हुई तो जलसों की बात कर रहे थे बैरिस्टर साहब जी, आज अदालत ने कहा कि जी वो वीडियो लिंक पे बयान दे सकते हैं। जी, बानी चेयरमैन PTI परसों दे रहे हैं शायद 16 को। जब वो वीडियो लिंक पे बयान देंगे तो क्या वो लाइव दिखाया जाएगा या नहीं दिखाया जाएगा? जी, हुकूमत ने फैसला नहीं करना। पहले जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में लाइव चल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट खुद फैसला कर रही है। तो हाँ, अगर इसमें इंटरप्शन नहीं होती, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर जो भी हों उनको अगर अमल दरामद किया जाता है तो मैं समझता हूँ ये बराते खुद एक बहुत बड़ा इंसेंटिव होगा। ओके सर, ये बड़ा अहम नुकता है। मेरे ख्याल में वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन। आपका बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अली जफर साहब, शौकत पराचा साहब, रजा साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शजरा मनसब, आपने हमें ज्वाइन किया। व्यूअर्स, बड़ी अहम नुकात पे गुफ्तगू हुई, सर हासिल गुफ्तगू हुई। हम स्विच करेंगे एक अपने दूसरे बड़े अहम टॉपिक पे, और वो है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। जो भारत में वैसे तो इलेक्शन का इस वक्त समा है, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हुकूमत ने आर्टिकल 370 के हवाले से जो एक्शन मकबूजा कश्मीर में लिए वो लद्दाख में भी दोहराए जा रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि लद्दाख में प्रोटेस्ट उसके खिलाफ हो रहा है, और बहुत से मुबस्सिरीन की राय ये है कि लद्दाख एक और मकबूजा कश्मीर बनने जा रहा है। इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। हमें ज्वाइन किया है एम्बेसडर जमील अहमद खान ने, उनसे इस पर मौक़िफ़ लेंगे। एम्बेसडर साहब, सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने जो इब्तिदाइया पढ़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जो नरेंद्र मोदी, ज़ाहिर बात है इस दफ़ा फिर उनकी ये कोशिश है कि थर्ड स्ट्रेट टर्म में आ जाएं, और उनके जो ये फाशिज्म है, जो ड्रैकोनियन लॉस की इम्प्लीमेंटेशन है, उस एजेंडे को कंटिन्यू करें। जो प्रोटेस्ट हमने मकबूजा वादी में देखा था, अब लद्दाख में भी जोर पकड़ता जा रहा है। आपकी क्या असेसमेंट है? जी, लद्दाख थोड़ा सा मुख्तलिफ है मकबूजा वादी से, क्योंकि लद्दाख के लोग बहुत ज़्यादा ट्राइबल लोग हैं और वो उनकी डिमांड यही है। पहले तो उनको बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी लेड गवर्नमेंट ने बोल वचन दे दिया था अगस्त 2019 में, लेकिन उनको आहिस्ता आहिस्ता पता पड़ गया जब वहाँ लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, जब वहाँ के फंड्स एलोकेशन हुए, जब वहाँ के डेवलपमेंट प्लान, जो कि हेमालाइट्स का डेवलपमेंट प्लान का एक अलग मैकेनिज्म था, जब उसके पास स्टेटस था अपना, तो जब उससे पहले ये जो 370 के प्रोमलगेशन से पहले, तो वो सारे बोल बच्चन रह गए। और जब उन्होंने देखा कि उनकी अपनी एक जो हैसियत है वो खत्म होती जा रही है, तो वो अपने ट्राइबल उस पे आ गए। बुद्धिस्ट और मुस्लिम दोनों मिल गए। बुद्धिस्ट रहते हैं ज़्यादातर ली में और मुस्लिम्स रहते हैं कारगिल में। तो ये जो टुकड़ा है इसमें दोनों मिल गए हैं और दोनों ये कम्युनिटीज़
इन्होंने अभी इसके खिलाफ एक एहतजाज करना शुरू कर दिया है। और ये एहतजाज जाहिर है उनको पता पड़ गया कि ये उनको उस वक्त एक ट्रिक की गई इस आबादी के साथ जो कि प्योर ट्राइबल आबादी है, और उनके साथ ट्रिक की गई। और उस ट्रिक में कहा गया कि मकबूजा कश्मीर के मामला दूसरे हैं, आपको मजीद सहूलतें देने के लिए किया जा रहा है। और उस वक्त उस ट्रिक में आकर उन्होंने पिछली जो इलेक्शन थे उसमें काफी हद तक वोटिंग भी कर दी थी इसमें बीजेपी के हवाले से। लेकिन अब वो बिल्कुल सामने आ गए हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हमें अपनी जो स्टेटस है उसके हवाले से हमें अख्तियारात भी देने चाहिए, हमारी जो हिमालयाइट्स की डेवलपमेंट मैकेनिज्म है उसको भी बहाल करना चाहिए, और ये जो न्यू दिल्ली से डायरेक्ट आप रन कर रहे हैं टेरिटरी को, उस सिलसिले को भी आप खत्म करें। तो ये तमाम डिमांड उनकी चल रही है। और मिलिटराइजेशन के पहले मिलिटराइजेशन वहां नहीं थी, जब से इन्होंने 370 को एब्रोगेट किया उसके बाद से वहां वही जो कुमक पहुंचाना शुरू कर दी, मिलिटराइज करना शुरू कर दिया। जिस तरह मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इन्होंने किया है, और इन्होंने समझा कि वादी में जिस तरह ये मकबूजा वादी में मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इन्होंने हरकतें की हैं वो यहाँ भी उसी तरीके से करते रहेंगे। तो यहाँ उन्हें मुज़ाहमत अब जो मिल रही है वो उससे ज्यादा मिलेगी मकबूजा कश्मीर से। और उसमें मकबूजा कश्मीर में तो इन्हें मुज़ाहमत मिली और ठीक ठाक मिली, लेकिन यहाँ की जो ट्राइबल एक खसलत है और जो इनकी ट्राइबल एक हैसियत है और जो एक इनकी साइकी है, उसमें ये लड़ना मरना ज्यादा जानते हैं उसमें। और वो उस सिलसिले में आगे जाके नजर आता है कि कुछ मजीद वहाँ प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। ली में तो काफी बड़ा जुलूस निकला है। इसी तरीके से लद्दाख का जो कैपिटल है ली, काफी बड़ा उधर जुलूस निकला है, और उसमें मोदी सरकार ने अभी तक उस पर कोई खास रिस्पॉन्ड नहीं किया है। 21 दिन का अंटिल डेथ सोनम नामी वहाँ जो इस तहरीक को चला रही हैं लद्दाख में, उन्होंने ये किया है और उसको अभी तक उस पर ज्यादा कोई तवज्जो नहीं दी गई। मैं समझता हूँ कि अगर यही सिलसिला रहा तो ये आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि स्पेशल स्टेटस को जब इन्होंने खत्म किया तो उस वक्त के तमाम जो वादे किए गए वो ईफा नहीं हो सके, और फेडरली एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए लद्दाख को कंट्रोल कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने कश्मीर को करना शुरू कर दिया। तो उसमें पहले रेजिस्टेंस नहीं मिली और अब उनको रेजिस्टेंस मिलना शुरू हो गई है। और वो कहते हैं लद्दाख वाले भी और कारगिल वाले भी कि जो पॉलिटिकल उनकी रिप्रेजेंटेशन है और करंट ब्यूरोक्रेटिक रिप्रेजेंटेशन में भी कमी आती जा रही है, इसलिए कि दूसरे इलाकों से ब्यूरोक्रेट्स को भी लाके वहां बैठाया जा रहा है। वही बात एग्जैक्ट डेमोग्राफिक जो उनका तरीका वारदात होता है, डेमोग्राफिक चेंजेस करना। सर थैंक यू सो वेरी मच जमील अहमद खान साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा मुफस्सल में जो पूरा इशू है उसको सम अप किया। व्यूअर्स, ये आज का हमारा शो था। आपने देखा पॉलिटिकल डायलॉग के हवाले से हमने बात की, बैरिस्टर अली जफर साहब के नुकात सामने आए, रजा हारून, डॉक्टर शर्जा मनसब और शौकत पराचा साहब। अब देखना ये है कि जो ग्रैंड डायलॉग की बास गश्त और गूंज हमें सुनाई दे रही है, इस पे कितना अमल हो पाता है। हम तो दुआगो और पूरी उम्मीद हैं कि अमल होगा फॉर द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। साथ में ये जो रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज हैं इनको भी हम अपने शो में हाईलाइट करते रहेंगे। आज के लिए जो शो था उस पर अपना फीडबैक दीजिएगा सोशल मीडिया पे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।